हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन। आज का जो ये वीडियो है वो हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक फिजिक्स। इन दोनों चैप्टर को मिला के मैं कुल 25 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एयरफोर्स पेपर्स में पूछे हुए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। वो n पर किस प्रकार निर्भर करती है तो वो पूछ रहा है। तो जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है, हाइड्रोजन एटम से जो रेडियस है वो रेडियस कुछ इस तरीके से वेरी करती है। 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई में क्या रहता है n स्क्वायर, जहां n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो किस पे डिपेंड करेगी, n स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो ये हमारा हो गया आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये पूछ रहा है कि रेडियस जो है मुख्य क्वांटम संख्या पर किस प्रकार निर्भर करती है। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक फॉर्मूला दे रखा है E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दी जाती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हमारा सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी रहेगी। तो जो एनर्जी है, गिवन एनर्जी किसके इक्वल होगी, दोनों जो हमारे ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच में जो गैप है उसके इक्वल अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो n बराबर क्या रख दोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 से डिवाइड करोगे आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनके बीच का जब आप गैप निकालोगे वो गैप रहेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें कितनी एनर्जी देनी रहेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी रहेगी। देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देनी कितनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, वो कैसी होगी, प्लस में होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी देंगे तब हमारा जो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट से किस में चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिस्ट कर जाएगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज विजिबल रेंज के अंदर आती है, दृश्य प्रकाश के अंदर आती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज स्पेक्ट्रमी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, तो इसका आंसर है हमारा बामर सीरीज। इसका आंसर क्या है हमारा, बामर सीरीज। बामर सीरीज जो है वो दो रेंज आती है इसके अंदर, एक तो आती है हमारी विजिबल और साथ में दूसरी कौन सी आती है इसके अंदर, यूवी। कुछ पार्ट यूवी का होता है और कुछ पार्ट किसका होता है, विजिबल का होता है। तो बामर के अंदर विजिबल रेंज किसके अंदर लाई करेगा, बामर सीरीज के अंदर लाई करेगा। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उस फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, उस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार वेरी करेगी, किस प्रकार उसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए नील्स बोर ने दो इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि जो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 यानी कि E × E, E² अपॉन
डिस्टेंस यानी कि रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो इससे सिमिलर जो मिलता जुलता फॉर्मूला है, जहाँ पर किस प्रकार डिपेंड करेगी, तो वो किस पर रहेगी, ई स्क्वायर अपॉन 2r पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी के। तो क्या हमारा कांस्टेंट है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा 20 ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु की 10वीं कक्षा से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, हमें देखो किसी भी n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n कितना गिवन है, 10। तो देखो 10th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 13.6 अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 13.6 अपॉन 100 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ही पॉजिटिव अमाउंट में एनर्जी, जितना नेगेटिव एनर्जी उतना ही उसको क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव में एनर्जी देना पड़ेगा। तो 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को 10th ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि nवीं कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या बोल रहा है कि nth जो कक्षा है, nth कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो किसके इक्वल होता है, nh/2π। कैसे पता है, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड प्रतिबंध है किसका, बोर के एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट है। वो क्या कहता है, mvr, यानी कि कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। और किसका, nh/2π, जहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या जो ऑर्बिट की संख्या को दर्शाती है। तो nth ऑर्बिट में कोणीय संवेग कितना होगा, nh/2π। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 26 का, वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। बोल क्या रहेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था, यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है वो, सेकंड ऑर्बिट की। और द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की। आपसे पूछ रहा है E2/E3 क्या होगा। और हमें पता है, देखिए कि जो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, n स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E2/E3 को क्या लिख दूंगा मैं, R3/R2 का N3/N2। और जहाँ n कितना है हमारा, इसके लिए तो कितना है 3 है, और इसके लिए कितना है 2। तो 3/2 यानी कि 9/4 हमारा क्या हो जाएगा, 9/4 उसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 27 का, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। यदि रेडबर्ग कांस्टेंट 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। तो आपसे बोल क्या रहे हैं कि ये आपका जो हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में ट्रांजिशन करता है, यहां से यहां तक। तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा तो जो फोटोन होंगे उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। साथ ही साथ आपको दे रहा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट कितना, 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ 10⁻7 मीटर इनवर्स। आपसे पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी।
तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 रहता है हमेशा लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट कौन सा हमारा 2 का स्क्वायर, n2 कौन सा रहता है हायर ऑर्बिट 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा देखो 1/4 माइनस 1/16, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा आपका 3r अपॉन 16। अब जो 3r अपॉन 16 ये जो हमारा आंसर आ चुका है ये किसका है 1 अपॉन लैम्डा का। पर हमसे पूछ क्या रहा है आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है न्यू। न्यू इक्वल टू क्या होता है c बाई लैम्डा। तो c इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पता है, c की भी पता है 3 बाई इंटू 10 टू द पावर 8। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 3r बाई 16। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 अपॉन 16 10 टू द पावर 8 और r की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 7। तो 10 टू द पावर टोटल कितनी होगी 15। आंसर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 15 अपॉन 16 हर्ट्ज। 9/16 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन है जो r रेडियस के किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है और आपसे ये कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई स्क्वायर अपॉन 2r और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर। सोल्व कर दो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूछ रहा है कि रिडबर्ग कांस्टेंट के पदों में बामर रेखा की तरंग संख्या क्या होगी। प्रथम बामर रेखा की तरंग संख्या। तो देखो बामर कौन सी सीरीज होती है, बामर के अंदर क्या होता है कि n1 बराबर तो 2 रहता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं हायर ऑर्बिट से कहाँ आते हैं सेकंड ऑर्बिट में। और जो n2 की जो वैल्यू है वो 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो हमारी जो प्रथम बामर रेखा कब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहाँ आ रहा हो सेकंड ऑर्बिट में। हमें तरंग संख्या पूछ रहा है, सवाल ध्यान से पढ़ना। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है तो r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 और n2 की वैल्यू हमें पता है, n1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, n2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। सोल्व कर दो क्या आ जाएगा 5r अपॉन 36। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और बोल रहा है उसमें कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अलग अलग होना। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अलग अलग होना क्या कहलाता है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है जीमान प्रभाव। यही ऑप्शन हम सही करेंगे कि चुंबकीय जीमान प्रभाव क्या है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या होना उनका विपाटन होना अलग अलग होना। और जो स्टार्क प्रभाव है जो इसके अंदर नहीं है मैं आपको अलग से बता रहा हूं। स्टार्क प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अलग अलग होना। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की ब्रैकेट श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट में तो देखो कौन सी सीरीज है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सीरीज के अंदर क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं फोर्थ ऑर्बिट में आते हैं। कहां से हायर ऑर्बिट से 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो हमारी जो फर्स्ट होगी फर्स्ट कौन सी होगी 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9r अपॉन 16 इंटू 25। तो लैम्डा 1 कितना हो गया यहाँ से 16 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 9r। ये तो क्या आ गया हमारा लैम्डा 1। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ मैं लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा r इंटू 1 अपॉन जो लास्ट अंतिम रेखा है अंतिम रेखा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा इन्फिनिटी से बाहर से कहाँ आ रहा हो कौन सा ऑर्बिट में आ रहा हो फोर्थ ऑर्बिट में। तो n1 तो हमारा 4 है और जो n2 है वो कितना है हमारा इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा r अपॉन 16। तो लैम्डा 2 कितना आ गया हमारा
16/r। और जब हम इनका रेशियो लेंगे λ1/λ2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 16 × 25/9r मल्टीप्लाई, ये जो λ2 डिवाइड में, तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, r से r 16 से 16, तो हमारा जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 25/9। तो ये हमारा ए जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो द्रव्य तरंगों का ड्यूअल नेचर का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, द्रव्य तरंगों मैटर वेव्स के बारे में। मैटर वेव्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सीधा सा आंसर है डी ब्रोगली ने। किसने किया था, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बोला कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ उसके साथ क्या होगी, एक तरंग संबद्ध होगी, और वो तरंग को ही हम क्या कहेंगे, द्रव्य तरंग। क्यों, क्योंकि वो तरंग एक संभावना व्यक्त करती है कि यहाँ पे आसपास में क्या है, कोई ना कोई कण है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्रव्य के साथ तरंग कब संबद्ध होती है, द्रव्य के साथ तरंग कब संबद्ध होती है। अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन में कहता है कि जब कण स्थिर हो, दूसरे ऑप्शन में कहता है जब कण प्रकाश के वेग से गतिशील हो, और जो सी ऑप्शन है उस ऑप्शन में कहता है जब कण किसी वेग से गतिशील हो। तो द्रव्य तरंग तभी होती है जब क्या हो, कण किसी वेग से गतिशील हो। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई कण v वेग से गतिशील है, अगर कोई कण v वेग से गतिशील है तो द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो देखो डी ब्रोगली ने बोला कि लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h/p, जहां p क्या है हमारा मोमेंटम, p क्या है मोमेंटम यानी कि संवेग। अब अगर m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील हो तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी m × v, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा h/mv। तो जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि समान ऊर्जा का एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, तो दोनों के तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, देखो लैम्डा जो है किसी भी पार्टिकल के लिए हम निकालते हैं किससे, h/p से। p और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है 2m_e, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/√2m_e। बोल रहा है दोनों की एनर्जी क्या है, सेम, एनर्जी कांस्टेंट हो गई, h तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो जब एनर्जी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो जो लैम्डा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का अंडर रूट। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट मास ऑफ अल्फा कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया 4/1 यानी कि 2:1। 4/1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2:1। तो 36 इस क्वेश्चन का जो है हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे रहा है और उसमें से पूछ रहा है बताओ अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य कौन बताता है यदि उसे v वेग से त्वरित किया जाए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें बोल रहा है 0.286 अपॉन अंडर रूट v वोल्ट। ये जो फॉर्मूला है वो अल्फा का नहीं है, ये फॉर्मूला है किसका, प्रोटॉन का। अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले से दी जा सकती है, इससे भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जो सी ऑप्शन है उसको वो दे रहा है 0.101 अपॉन अंडर रूट v वोल्ट। तो ये जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली किसका है, प्रोटॉन का। तो सी आंसर, सॉरी अल्फा कणों का, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला दे रहा है 0.202 अंडर रूट v वोल्ट। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ड्यूट्रॉन का। ये फॉर्मूला किसका है, ड्यूट्रॉन का है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों को समान वोल्ट से या समान एनर्जी से, दोनों को समान एनर्जी से त्वरित किया जाता है, दोनों को समान ऊर्जा से तो दी जाती है, दोनों को समान ऊर्जा दी जाती है। ई दे रहा है 10⁻32 जूल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को सेम दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा।
तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने अभी देखा पीछे। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। अब देखिए हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो डेफिनेटली लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कम होगा और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा और मास कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारा ए जो इसमें रिलेशन दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, ऑप्शन ए ये कहता है। बी कहता है कि प्रकाश की कण प्रकृति होती है, ये बी क्या डेविसन जर्मर से पता चला। सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है ए और बी दोनों ही नहीं। तो देखो ए बोल रहा है प्रकाश की तरंग प्रकृति, बी बोल रहा है कण प्रकृति, सी बोल रहा है ए एंड बी बोथ, और डी बोल रहा है ए एंड बी नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। ना तो ए पता चलता है ना ही बी पता चलता है। तो डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ था, उसका प्रकाश से लेना देना नहीं है, वो द्रव्य तरंग के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था, द्रव्य तरंग के बारे में। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को सिद्ध कर रहा था, उसका प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो उसने प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई, ना ही उसने प्रकाश की कण प्रकृति बताई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो उससे संबंधित जो तरंग दे रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2ma। तो देखो वही इलेक्ट्रॉन है, h कांस्टेंट m कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा क्या प्रोपोर्शनल हो गया e के। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ e डैश अपॉन e। अब बोल रहा है आपको जो एनर्जी है, एनर्जी क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी, एनर्जी क्या कर दी हमने 2 टाइम्स कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 2e अपॉन e। तो जो लैम्डा डैश है जब आप इसको सोल्व करोगे, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश क्या आ गया रूट 2 अपॉन 1, तो लैम्डा डैश क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन रूट 2। तो किस कोफिशिएंट से, किस गुणांक से परिवर्तित हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√2 गुणांक से परिवर्तित हो जाएगी। तो जो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोटोन का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो उसको लिखना है 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा क्या होता है 0 होता है, पर गतिक द्रव्यमान उसका कभी भी 0 नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। एक फोटोन है जिसकी लैम्डा दे रखी है p पूछ रहा है, बोल रहा है लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछ क्या रहा है p। बहुत ही आसान काम है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, हेंस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो देखो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये तो किसकी वैल्यू हो गई h की, और जो लैम्डा है लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। सोल्व कर दो 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होगा। एनर्जी कितनी दे रहा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो आपसे पूछ क्या रहा है, एनर्जी दे दी और आपसे पूछ रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा पूछ रहा है। तो देखो जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, या क्या लिख दो hc अपॉन लैम्डा, और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू किस में रखनी होती है एंगस्ट्रॉम में। तो अब हमें लैम्डा निकालना है और ई दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो 12400 अपॉन ई, तो 12400 अपॉन ई कितना हमारा 2.48, और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, वो ये कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो एक धातु की सतह से उत्सर्जित होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए जो वो ये बोलता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसमें ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए में कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक हो।
आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो। तो दहली आवृत्ति से अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, वो बिल्कुल हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने के बाद। बी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, वो क्या कहता है कि वो निर्भर करता है किस पे, केवल तब जब सतह का तापमान उच्च हो। सी कहता है कि उस दर से जो धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हो। और डी उस अधिकतम वेग से जो आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है। तो बेतुके से तीनों ऑप्शन है, सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही बैठता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आपको वर्क फंक्शन दे रहा है 4.2 और आपसे पूछ रहा है लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट क्या हो जाएगा? 12,400 अपॉन डब्ल्यू नोट। आंसर किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो 12,400 अपॉन 4.2 सोल्व करोगे, आपका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट 2,955 एंगस्ट्रॉम होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो ये हमारे आज के फोटो इलेक्ट्रिक और एटॉमिक फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।